गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 4 माह से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि अग्नि की खोज किस काल की घटना है, तो देखिए बहुत से लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया था, पूरा पाषाण काल की घटना है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आप लोगों ने स्टोन एज यानी कि पाषाण काल के चैप्टर को पढ़ा होगा। पाषाण यानी कि दोस्तों पत्थर, ठीक है। ये वो काल है, ये वो दौर है जब मानव पूरी तरीके से पत्थर पर निर्भर था, यानी कि वो पत्थरों के मकान, गुफाओं में रहा करता था, पत्थरों से बने हुए औजारों का, पत्थरों से बने हुए हथियारों का इस्तेमाल करता था, क्योंकि ये मानव खाद्य संग्राहक मानव था, शिकार पर जाता था, पशुओं का शिकार करता था, जानवरों का शिकार करता था। तो उसको शिकार करने के लिए जो है उसको हथियारों का या फिर औजारों का उसको आवश्यकता पड़ती थी। तो वो उसको बनाता किससे था? पत्थरों से बनाता था। इन पत्थरों यानी कि इन स्टोन्स के आकार में परिवर्तन के आधार पर इतिहासकारों ने इस काल को, किस काल को? पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है, ठीक है। पूरा पाषाण काल यानी कि पूरा मतलब होता है पुराना, पाषाण यानी कि पत्थर, पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। तो पाषाण काल 3 भागों में बटा हुआ है, जिसमें पूरा पाषाण काल की एक घटना है अग्नि की खोज। इसको हम कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल में अग्नि का आविष्कार हुआ, लेकिन मानव जो है अग्नि का इस्तेमाल करता है नव पाषाण काल में, ठीक है। तो नव पाषाण काल में जब मानव कृषि, खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन जाता है, कृषि करने लगता है, और वो अब अग्नि का भी इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी खोज उसने पूरा पाषाण काल में किया था। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि खोज कब हुई थी, तो पूरा पाषाण काल में। अग्नि का इस्तेमाल कब करना मानव ने शुरू किया था, तो वो किया था नव पाषाण काल में। ये आपके लिए ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड दिया हुआ है, जो कि ये है कि ये काल आधुनिक काल से 25 से 20 लाख साल वर्ष पूर्व से लेकर के 12,000 साल पूर्व तक माना जाता है। देखिए टाइम पीरियड जगह जगह कुछ कुछ जो है इतिहासकारों जो है अलग अलग वैरी करता है, तो बहुत ज़्यादा हमें टाइम पे नहीं जाना है, एग्जाम में आपका टाइम नहीं पूछता है। बेसिकली जो है ये डिवीजन है, जो स्टोन्स के आकार के आधार पे जो पाषाण काल को डिवाइड किया गया है, यहाँ से प्रश्न और इस काल के दौरान जो जो चीज़ें खोजी गई उन सब के बारे में प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं आज के सेशन पे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र का सबसे बड़ा खेल 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन किस देश में होगा? सिंगापुर, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया। करेक्ट आंसर इस सी है, वियतनाम में किया जाएगा 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र का सबसे बड़ा खेल कौन सा है? दक्षिण पूर्व एशियाई खेल। और ये इस बार देखा जाए तो 31वां संस्करण है, जिसका आयोजन जो है 12 से लेकर के 23 मई के बीच में किया जाएगा। कहाँ पे? वियतनाम में किया जाएगा, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन 31वें जो है संस्करण का आयोजन 12 से लेकर के 23 मई तक वियतनाम में किया जाएगा। ये दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है। और यहाँ पे देखा जाए इन खेलों में 526 आयोजनों के साथ 40 खेलों का जो है शामिल किया गया। ये देखिए इसके वर्ष 2021 में इस खेल का आयोजन होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। अब इस खेल का आयोजन मई में होने जा रहा है, मई 2022 में। कहाँ पे? वियतनाम में होने जा रहा है, ठीक है। अब वियतनाम की बात करें तो ये इस खेल का जो है मेजबानी दूसरी बार करने जा रहा है। इसके पहले इसने वर्ष 2003 में इस खेल की मेजबानी की थी, ठीक है। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल की मेजबानी वियतनाम कर रहा है और ये इसका दूसरी बार मेजबानी करने जा रहा है, ठीक है। और ये इस बार देखा जाए तो 31वां संस्करण है, ठीक है। अब हम आते हैं आज के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन ने किसे राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद बेंगलुरु के कार्यकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? भूषण पटवर्धन, अमित सिंह, जसवंत मिश्रा या फिर राजकुमार नेगी। करेक्ट आंसर इज ए है, भूषण पटवर्धन को यूजीसी ने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद बेंगलुरु के कार्यकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षाविद और अनुसंधान वैज्ञानिक प्रोफेसर भूषण पटवर्धन को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के बेंगलुरु की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। देखा जाए इन्होंने किसका स्थान लिया, तो देखिए इस पद पर पहले प्रोफेसर जगदीश कुमार नियुक्त थे, लेकिन जगदीश कुमार को यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का अध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद ये पद खाली था और अब देखिए यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भूषण पटवर्धन को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद बेंगलुरु के कार्यकारी समिति का अध्यक्ष बनाया, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है
निम्नलिखित में से किस कंपनी ने प्ले प्लस सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू करने की घोषणा किया है? मेटा, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर गूगल। आपके सामने ही यहाँ पे हमें आंसर भी दिख रहा है, गूगल देखा जाए तो प्ले प्लस जो है इस सब्सक्रिप्शन सर्विस की शुरुआत की है, यहाँ पे करने की घोषणा किया गया है। और यहाँ पे देखा जाए तो गूगल ने भारत में गूगल प्ले प्लस लॉन्च किया है। यह देखा जाए ये गूगल प्लस प्ले है क्या? प्ले प्लस ये एक तरीके से सब्सक्रिप्शन सर्विस है, इससे यूज़र्स को एड फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप कोई भी जो है गूगल का प्ले प्लस सर्विस जो है सब्सक्रिप्शन लेता है तो उसे क्या है, एक तरीके से इसमें जो है जो ऐड आता है, जब भी आप देखिए कोई भी चीज़ आप सर्च करो कुछ भी, तो उसमें बीच में जो ऐड आता है तो वो उस तरीके से जब आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो उसके बाद आपको वो सारी सर्विस ऐड फ्री मिलेगी। गूगल ने भारत में एंड्रॉयड डिवाइस यूज़र को विज्ञापनों, इन ऐप खरीदारी और अग्रिम भुगतान के बिना 1000 से अधिक एप्लीकेशन और गेम तक पहुँच देने वाली यह सर्विस शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, तो किसने किया है? गूगल प्ले प्लस ने जो है लॉन्च किया है भारत में, गूगल ने प्ले प्लस सर्विस। ठीक है, यह सर्विस देखा जाए अभी जो है 90 देशों में उपलब्ध है। गूगल की बात करें दोस्तों तो गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 में किया गया था। वर्तमान में गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, जो है वो गूगल के सीईओ हैं। इसका मुख्यालय देखिए क्या है? माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है इसका मुख्यालय है, कैलिफोर्निया के माउंट व्यू में। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है? तो बैंक सखी देखिए यहाँ से हमें दो चीज़ मिला। प्रोजेक्ट बैंक सखी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। प्रश्न ये बन रहा है कि किस राज्य में किया है? तो केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर पंजाब। करेक्ट आंसर इस बी है, उड़ीसा में किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी। तो यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ऑनलाइन बैंक खाते खोलने के लिए, ठीक है, तो अब अगर आपको बैंक अकाउंट खोलना है तो उड़ीसा के लोगों को, तो वहाँ पे क्या है कि प्रोजेक्ट बैंक सखी के माध्यम से वो ऑनलाइन जो है अपने बैंक अकाउंट को खुलवा सकते हैं। और इसको खोलने के लिए और इस चीज़ के लिए, इस सर्विस के लिए जो इस बैंक ने, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने महाग्राम और सुनिवेश इंडिया फाइनेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के साथ सहयोग किया है। और इसके सहयोग से उड़ीसा में जो है प्रोजेक्ट बैंक सखी की शुरुआत किया है किसने? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने महाग्राम और सुनिवेश इंडिया फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी शुरू करने की घोषणा की। उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन बैंक खाते को खोलना, एक तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना। ठीक है, इससे क्या होगा? उड़ीसा में बैंक खाता खोलने के लिए लोगों को घर घर और परेशानी मुक्त जो है पहुंच सेवा मिलेगी। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की दोस्तों बात करें तो देखिए इसकी स्थापना देखिए कब हुई थी? 16 सितंबर 1935 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय देखिए पुणे में है, महाराष्ट्र के पुणे में। और वर्तमान में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीईओ कौन है? एस राजीव जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीईओ हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास के लक्ष्य की सूची में भारत का 192 देशों में कौन सा स्थान, ठीक है, कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है भारत को यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए सतत विकास लक्ष्य की सूची में भारत को कितना, कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 120वां, 130वां, 140वां या फिर 150वां? करेक्ट आंसर इज ए है, 120वां स्थान प्राप्त हुआ है सतत विकास लक्ष्य की सूची में भारत को। और ये रिपोर्ट जारी किया गया संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए ये देखा जाए 17 देखा जाए गोल है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के 192 देशों, सदस्य देशों द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने का एजेंडा 2030 अपनाने के बाद भारत इस सूची में पिछले साल के मुकाबले 3 पायदान फिसल करके 120वें स्थान पे पहुंच गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सतत विकास लक्ष्य 2015 में जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अपनाया गया। और ये गोल 17 थे, जिसको हासिल करने का जो टाइम पीरियड था वो 30 था। भारत जो है इसको अपनाता है और भारत जो है इन गोलों को प्राप्त करने में कितना तत्पर है, किस तरीके से वो प्रोग्रेस कर रहा है, इस आधार पर जो है रैंकिंग निकाली गई विभिन्न देशों की, जिसमें भारत का स्थान हमें देखिए फिसलता हुआ यानी कि पीछे जाता हुआ वो अपने लक्ष्य से दूर जा रहा है, जिसमें से पिछले साल के मुकाबले इस बार 3 पायदान नीचे जाता है। और इस वर्ष इसका 120वां स्थान होता है।
कितने देशों में? 192 देशों में। पिछले साल यानी कि वर्ष 2000 की बात करें, पिछले 2021 में, तो इसका 117वां स्थान था। 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 192 देशों द्वारा 2030 के एजेंडे के हिस्से के रूप में 17 सतत विकास लक्ष्य अपनाए गए थे। देखिए आपको बताना है कि चौथा और पांचवा जो है लक्ष्य कौन सा था। देखिए यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ये जो 17 आपके गोल है ना, ये बिल्कुल याद कर लीजिए, ना सिर्फ आपके पीटी के लिए बल्कि अगर आप मेंस लिखोगे तो मेंस लिखने के दौरान ये लक्ष्यों को आपके माइंड में ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ताजा रैंकिंग के मुताबिक देखा जाए, अगर भारत की स्थिति देखा जाए तो मात्र पाकिस्तान से बेटर, बाकी अपने सारे पड़ोसी देशों से भारत की स्थिति खराब है। यहाँ पे पाकिस्तान की रैंकिंग 129 है और भारत की रैंकिंग हमें क्या देखने को मिली? 120 है। अगर हम अन्य पड़ोसी देशों की बात करें तो भूटान का देखिए 75वां स्थान है, श्रीलंका का 87वां स्थान है और नेपाल जो है 96वें स्थान पर, बांग्लादेश जो है 109वें स्थान पर है। इसमें भारत का कुल सतत विकास लक्ष्य में अंक देखिए कितना है? 100 में 66 अंक इसको प्राप्त हुआ है। देखा जाए भारत जो है, अगर हम इसके द्वारा देखा जाए जो हासिल, ये जो SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत जो है सरकार के द्वारा जो 17 लक्ष्य 2020 की जो डेडलाइन है, ऐसा माना जा रहा है कि भारत जो है उस डेडलाइन को पार नहीं कर पाएगा, यानी कि भारत उस समय तक अपने इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता है। उसके पीछे देखा जाए जो भी भारत सरकार के द्वारा जो रोजगार है, आवास, पेयजल, कृषि, पर्यावरण, ये सब क्या है? एक जैसे बुनियादी आवश्यकताएं हैं। तो इन बुनियादी जरूरतों को बनाए कुछ जो लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को जो इन बुनियादी जरूरतों को पाने के लिए जो लक्ष्य बनाया गया है उसका 50% भी जो है भारत अभी तक हासिल नहीं किया है। ठीक है, तो ऐसा माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट में ये चीज़ दावा किया गया है कि एक रिपोर्ट आती है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, उसमें ये चीज़ का दावा किया गया है कि भारत अभी इन लक्ष्यों का 50% भी प्राप्त अभी तक नहीं कर पाया है। 2030 तक वो इन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएगा कि नहीं। एक मैगजीन आती है डाउन टू अर्थ, देखिए अगर आप लोग नहीं पढ़ते तो उसको लेके पढ़िए, काफ़ी अच्छी वो मैगजीन होती है। तो डाउन टू अर्थ पत्रिका में भी ये बताया गया है कि ये जो लक्ष्य है वो विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है और देश की प्रगति को दर्शाता है। ठीक है, और ये बताया जा रहा है कि क्यों भारत जो है इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो डाउन टू अर्थ पत्रिका में ये बताया गया है कारण कि जो भारत है इन लक्ष्यों से दूर रहने की जो प्रमुख वजह उसमें बताई गई है कि सरकारी प्रशासन जो है उसमें बहुत ज़्यादा कमियां हैं। तो सरकारी प्रशासन में मौजूदा कमियां जो हैं और साथ ही साथ नीतियां, जो सरकार के द्वारा नीतियां बनाई जाती है, जो विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं, उन नीतियों के अनुपालन से जुड़ी जो खामियां हैं, उन सब के कारण जो है भारत इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में वो पीछे रह जाएगा। और ये माना जा रहा है कि वर्ष 2030 तक उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत चूक सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और आप देख ही रहे स्थिति किस तरीके से हमारे पड़ोसी देश में, हमें बस ये है कि पाकिस्तान से हम अपने आप को बेटर, हमेशा जब भी तुलना की जाती है तो अब पाकिस्तान से हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2030 में, वर्ष 2021 में ये 117वें स्थान पे था। वर्ष 2022 में देखा जाए तो ये कितने स्थान पे चला गया? 120वें स्थान पे फिसल के चला गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा स्वेज नहर किस देश में अवस्थित कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग है? मिस्र, इजराइल, यमन, सऊदी अरब। करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, देखिए मिस्र सबको पता होगा, स्वेज कैनाल के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता है, क्योंकि ये न्यूज़ में था तो इसलिए इसको यहाँ पे शामिल किया गया है। तो स्वेज नहर जो है ये इजराइल में अवस्थित है और ये देखा जाए कृत्रिम यानी कि बनाया गया हुआ ये समुद्र स्तरीय जलमार्ग है। तो यहाँ पे स्वेज कैनाल जो है मिस्र में अवस्थित कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग है। यह नहर जो है स्वेज के स्थल जल डमरू मध्य से होकर उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रभावित होती है। अभी हम इसका मैप भी देख लेंगे। ठीक है, यह अफ्रीका और एशिया को विभाजित करती है। देखिए अफ्रीका एक तरफ एशिया को विभाजित करने का भी कार्य कौन कर रहा है? ये कैनाल कर रही है और यहाँ पे भूमध्य सागर को ये लाल सागर से जोड़ती है। यहाँ पे अगर आपके सामने मैप देखें, यहाँ पे ये है स्वेज कैनाल। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्वेज कैनाल पूरी तरीके से अफ्रीका को एशिया से अलग करिए और यहाँ पे देखिए रेड सी है और रेड सी को मेडिटेरेनियन यानी कि भूमध्य सागर से जोड़ रही है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये देखिए स्वेज कैनाल है। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर है पोर्ट सईद। पोर्ट सईद आपसे प्रश्न पूछा गया है कि ये कहाँ पे स्थित है, किस महासागर पे या फिर किस सागर पे? देखिए भूमध्य सागर पर स्थित है पोर्ट सईद, जो कि स्वेज कैनाल का एकदम उत्तर बिंदु है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मिस्र का ये कैनाल है। और इसके बारे में देखा जाए तो इस कैनाल के बारे में देखा जाए तो ये यूरोप, हिंद महासागर और पश्चिम प्रशांत महासागर के आपस के देशों के बीच में छोटा सा समुद्री मार्ग है। इस स्वेज कैनाल का जो निर्माण कार्य पूरा किया गया था वो 1869 में किया गया था और इसके बनने के बाद जो एशिया और यूरोप के बीच की दूरी जो है वो 6000 किलोमीटर कम हो गई थी। ये जो कैनाल है ये विश्व का सर्वाधिक जो है
जो है इस्तेमाल किए जाने वाला जहाज मार्गों में से एक है और इसी कारण ये काफ़ी ज़्यादा व्यस्तम मार्ग भी है। अक्सर ये न्यूज़ में भी बना रहता है। ठीक है, हाल ही में देखिए इसको चर्चा के कारण क्यों है कि अभी हाल ही में मिस्र की सरकार के द्वारा एक डिसीजन लिया गया है कि चूंकि मिस्र जो है इस समय आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, वहाँ पे नकदी की तंगी चल रही, जिसके कारण से मिस्र ने स्वेज नहर से जितनी भी जहाज़ें गुजरेंगी उन जहाज़ों से जो वो पारागमन शुल्क लेता है उसका उसने 10% तक बढ़ोतरी कर दी है। ठीक है, जिस कारण से ये स्वेज कैनाल जो है वो चर्चा में था। चूंकि मिस्र की बात करें, मिस्र में स्थित कौन सा है दोस्तों, ये स्वेज कैनाल है। ठीक है, जिसका निर्माण कार्य 1896 में पूरा किया गया था और ये रेड सी को भूमध्य यानी कि मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है और ये अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पोर्ट साइड भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम मिस्र की बात करें, मिस्र देखिए आपके सामने मिस्र का मैप खुला हुआ है जिसकी राजधानी देखिए कायरो है, जो कि किस नदी के तट पर स्थित है, नील नदी के तट पे। नील नदी जो कि मिस्र का वरदान कही जाती है, इसके पहले भी हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की थी। यहाँ से एक प्रश्न नील नदी पर बनता है, देखिए लेक नासिर। प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है कि लेक नासिर जो है वो किस देश में स्थित है, तो आप क्या करेंगे, मिस्र। लेक नासिर किस नदी पर स्थित है, चूंकि एक लेक है, झील है, तो ये देखा जाए नील नदी पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। मिस्र की देखिए सीमाएं यहाँ पे लीबिया से टच करती है और यहाँ पे देखिए सूडान से टच करती है। मिस्र एक जो कि राजधानी काहिरा है, यहाँ की अगर मुद्रा की बात करें तो मिस्री पाउंड है और यहाँ के जो राष्ट्रपति अब्दुल्ला फतह अल सीसी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। मिस्र देखा जाए दोस्तों तो ये सहारा मरुस्थल के उत्तर की तरफ स्थित है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि सहारा मरुस्थल जो है वो कितने देशों तक फैला हुआ है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस आयोग या मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय लिंग सूचकांक विकसित किया जा रहा है, महिला आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग या फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। करेक्ट आंसर इज सी है, नीति आयोग के द्वारा राष्ट्रीय लिंग सूचकांक विकसित किया जा रहा है। नीति आयोग एक राष्ट्रीय लिंग सूचकांक, ठीक है, यानी कि नेशनल जेंडर इंडेक्स, राष्ट्रीय लिंग सूचकांक विकसित करने की प्रक्रिया में है ताकि प्रगति को मापा जा सके। ठीक है, तो ये जो हम देखते हैं जो जेंडर इक्वलिटी है, इस पे जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य में कितनी प्रगति हो रही है वो इस सूचकांक से मापा जा सकेगा। और इसी के साथ साथ ये सूचित निर्णय, नीतिगत निर्णय लेने के लिए लैंगिक समानता में लगातार अंतराल की पहचान भी किया जा सकेगा। यह परिभाषित लिंग मैट्रिक्स पर भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को मैप करने, सकारात्मक बदलाव की नींव बनाने के लिए एक उपकरण के रूप में काम करेगा। यह जानकारी नीति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 में जारी किया गया। यह सूचकांक लैंगिक मुद्दों पर नीतिगत कार्रवाई और हिमायत करने का समर्थन करेगा और इससे सतत विकास लक्ष्यों के ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा जो है राष्ट्रीय लिंग सूचकांक यानी कि नेशनल जेंडर इंडेक्स विकसित किया जा रहा है, नीति आयोग के द्वारा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था, किस आयोग के स्थान पे नीति आयोग का जो है स्थापना किया गया, अस्तित्व में आया नीति आयोग, और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। देखिए मैंने कई बार बताया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीति आयोग और स्पेशली नीति आयोग का ना हिंदी में फुल फॉर्म बताएगा कि नीति आयोग को हिंदी में क्या कहते हैं। एक एग्जाम में प्रश्न ये पूछा था। ठीक है, तो आप मुझे नीति आयोग का बताइए। आगे देखते हैं, इफ्को इम्का अवार्ड 2022 में किस पत्रकार को कृषि रिपोर्टिंग का अवार्ड प्रदान किया गया है। ऋषि जायसवाल, पंकज सिंह, ऋतुराज या फिर दिनेश उपाध्याय। करेक्ट आंसर इज ए है, ऋषि जायसवाल को कृषि रिपोर्टिंग का अवार्ड प्रदान किया गया है। किसमें देखा जाए तो इफ्को इम्का अवार्ड 2022 में। IIMC एलुमिनाई एसोसिएशन की सालाना मीट टू कनेक्शंस मीट 2022 में 6वें इफ्को इम्का अवार्ड के विजेता का ऐलान किया गया है। और ये अवार्ड देखिए किन किन क्षेत्रों में दिया जाएगा, तो IIMC मुख्यालय में आयोजित समारोह में रिपोर्टिंग पे, एडवर्टाइजिंग पे और PR की 8 कैटेगरी में 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि के साथ जो है वो ट्रॉफी दिया गया, जिसमें से देखा जाए सर्वाधिक जो है 1 लाख रुपए की पुरस्कार की राशि की रिपोर्ट जो है राशि की कृषि रिपोर्टिंग का अवार्ड दिया गया है, किसे, ऋषि जायसवाल को दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इफ्को इम्का अवार्ड 2022 में कृषि रिपोर्टिंग का अवार्ड दिया गया है ऋषि जायसवाल को। आगे है अगला प्रश्न हमारा कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स ATP रैंकिंग में
कौन प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? राफेल नडाल, रोजर फेडरर, डैनियल मेदवेदेव या फिर एंडी मरे? करेक्ट आंसर इज सी है, डैनियल मेदवेदेव जो है एटीपी रैंकिंग में प्रथम स्थान पे पहुंच गए हैं। तो ये रूस के हैं टेनिस प्लेयर और रूस के टेनिस खिलाड़ी हैं डैनियल मेदवेदेव। ये ताज़ा एटीपी टेनिस रैंकिंग में इनको प्रथम स्थान मिला और इन्होंने देखिए किसको पछाड़ा है, तो नोवाक जोकोविच को इन्होंने पछाड़ करके पहला स्थान हासिल किया है एटीपी टेनिस रैंकिंग में। डैनियल मेदवेदेव पुरुषों की एटीपी टेनिस रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले ये दुनिया के 27वें खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है डैनियल। ठीक है, डैनियल मेदवेदेव किसको पछाड़ा इन्होंने? नोवाक जोकोविच को। कहाँ के प्लेयर हैं ये? रूस के हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस देश को यूरोपीय संघ में शामिल करने की मंजूरी प्रदान की गई है? जापान, पाकिस्तान, चीन या फिर यूक्रेन? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? डी है। तो यूक्रेन को जो है यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन में शामिल करने की मंजूरी प्रदान किया गया है। तो यूरोपीय संसद ने यूक्रेन की यूरोपीय संघ में शामिल होने की अपील को स्वीकार कर लिया है। ठीक है, तो वहाँ की जो यूक्रेन की सरकार के द्वारा ये अपील किया गया था कि उसको यूरोपीय संघ में शामिल किया जाए, जिसको जो है यूरोपीय संसद ने इस अपील को स्वीकार कर लिया है। और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, व्लादिमीर जेलेंस्की, इन्होंने यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल करने के लिए आवेदन किया था और इस आवेदन को जो है मंजूरी प्रदान कर लिया गया। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, यूरोपीय संसद द्वारा यूक्रेन की अपील को स्वीकार कर लेने के बावजूद भी देखा जाए अभी भी बहुत थोड़ा वक्त लगेगा यूक्रेन को जो है यूरोपियन यूनियन की सदस्यता हासिल करने में। कारण क्या है? इसको जो है ये एक लंबा प्रोसेस होता है और इसमें देखा जाए लगभग 3 से 4 चरणों यानी कि 3 चरणों में जो है गुजरना पड़ता है किसी भी देश को यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए। जैसे कि कैंडिडेट स्टेटस है, फॉर्मल नेगोशिएशंस है, यूरोपीय यूनियन एक्सटेंशंस है, ये कुछ है जो देखा जाए तो कुछ प्रक्रिया है। इन प्रक्रिया को पूरी करने के बाद ही जो है ये यूक्रेन यूरोपीय संघ का सदस्य बनेगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हमारा MCQ। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे। साहेल या फिर सहेल पट्टी अफ्रीका के कौन कौन से देशों में फैली हुई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप देखिएगा, आज अफ्रीका का मैप अच्छे से देख लीजिए, एटलस ओपन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अफ्रीकन मैप। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों रेखा है। ठीक है, यहाँ पे कर्क हो गया, मकर हो गया, ठीक है, विषुवत रेखा, ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। और यहाँ पे जो है मैपिंग देख लीजिएगा, आज कौन कौन सा आज मैंने अफ्रीका से संबंधित आपको वर्क दिया है। ठीक है, अब आते हैं फिर दोस्तों, ये था आज हमारा करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फिर बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।